बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हाँ जी, बताइए। आवाज ठीक है? स्क्रीन आपको डिस्प्ले हो रही है? ओके। अच्छा, इस वक्त हमारा ये सेशन है जो एग्जाम टेक्निक्स के बारे में है। एग्जाम टेक्निक्स के बारे में है, जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि एग्जाम के लिए कैसे प्रिपरेशन की जाए। सिलेबस आप लोगों ने माशाल्लाह एक दफा खत्म कर लिया। अच्छा जी। तो एग्जाम टेक्निक्स पे हम बात करने जा रहे हैं FR2 के पेपर के बारे में कि आपने जो है वो माशाल्लाह क्लासेस पढ़ ली, कोर्स आपने एक दफा खत्म कर लिया। नाउ यू हैव टू मेक अ रिवीजन। फर्स्ट ऑफ ऑल रिवीजन करनी है आपने। आफ्टर देन यू विल अपेयर इन द मॉक एग्जाम। ठीक है, आपके पास तकरीबन 2-2.5 हफ्ते हैं। आप जो है वो रिवीजन करेंगे और रिवीजन करने के बाद जो है फिर मॉक एग्जाम में फिर होंगे। उसके बाद फिर दोबारा से जो है वो आपके पास एक वीक होगा जिसमें आप एक री रिवीजन कर सकेंगे। ठीक है, चलो जी जनाब। आगे बढ़ते हैं। मैंने इस प्रेजेंटेशन को 2 हिस्सों में डिवाइड किया। तो हमने देखना ये हम कैसे इस टाइम को इफेक्टिवली यूटिलाइज करें कि बिफोर एग्जाम हम क्या करेंगे और एग्जाम डे पे हमने क्या करना है। बिफोर एग्जाम ज्यादा टाइम है, उस पर हम थोड़ी ज्यादा बात कर लेंगे। और फिर एग्जाम डे पे जो है वो हमारे पास जाहिर है एक दिन है, उस पर हम थोड़ी सी मुख्तसर सी बात करेंगे, लेकिन सारी चीजें इंपॉर्टेंट होंगी। और कोशिश करेंगे जो ऑब्जेक्टिव है इस सेशन का वो अचीव हो जाए। वो आप बताएंगे एंड पे कि क्या हम उसको अचीव कर पाए कि नहीं कर पाए। लेकिन आगे बढ़ते हैं, बिफोर एग्जाम पे बात करते हैं। FR2 पेपर की प्रेपरेशन कैसे की जाए उसको मैंने 6 पॉइंट्स में डिवाइड किया। स्टडी टेक्निक क्या होनी चाहिए, किस तरह से पढ़ा जाए, टाइम मैनेजमेंट कैसे की जाए, स्टडी मटेरियल कौन सा यूज किया जाए, प्रैक्टिस कैसे करेंगे, फिर रिवीजन पे जा रहे होंगे, री रिवीजन पे जा रहे होंगे तो वो कैसे की जाए। और फिर एक और पॉइंट मैंने लिखा, सॉल्विंग कंप्लीट पेपर इन वन सिटिंग। एक सिटिंग में जो है वो हम पूरा पेपर सॉल्व करें। 6 पॉइंट्स है, वन बाय वन ऑल पॉइंट्स विल बी एड्रेस्ड। जी नहीं, पहला पॉइंट, स्टडिंग टेक्निक्स क्या होनी चाहिए हमारी। हमें पढ़ने में इंटरेस्ट लेना है, बोझ नहीं समझना हमने। अगर हम बोझ समझ के पढ़ेंगे ना तो मजा नहीं आएगा। जब हम पढ़ने बैठे हम फ्रेश हों और हम रेडी हों इस चीज के लिए कि हमने कुछ गेन करना है, कुछ हासिल करना है। ओवर बर्डन होने का कोई फायदा नहीं। बैठा हूं मैं पढ़ रहा हूं, 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, तबीयत बोझल हो गई, मैं अब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा, कोई फायदा नहीं पढ़ने का। छोड़ दें पढ़ाई, सुकून करें, ब्रेक करें। एक्सक्लूसिव टाइम फॉर स्टडी। एक्सक्लूसिव टाइम का मतलब क्या है कि जब मैंने पढ़ना है तो फिर मैंने सिर्फ पढ़ना है। आई विल नॉट वॉच एनी टीवी, आई विल नॉट बी यूजिंग मोबाइल, व्हाट्सएप, वॉट एवर इट इज। उससे भी परहेज करना है। और फिर खाना भी नहीं है। क्या की हुआ सर जी, इतनी पाबंदियां लगा दी आपने। नहीं, ये कोई 24 घंटे की पाबंदी नहीं है। हम पढ़ें किस तरह से, ब्रेक्स लें, छोटे 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 स्लॉट्स रखें पढ़ने के लिए। ठीक है, बजाय इसके हम 6 घंटे बैठते हैं पढ़ने के लिए, कुछ गेन ना करें, फायदा नहीं है। 2-2 घंटे की स्लॉट बहुत होती है, उसके बाद आउटपुट नहीं रहती है, एब्जॉर्ब नहीं कर पाता बंदा, इफेक्टिव नहीं रहता। हमें काम करना है इफेक्टिवली, टाइम को वेस्ट नहीं करना है। तो हम 2 घंटे पढ़ लें, आधा घंटा ब्रेक लें,
उस ब्रेक में आप टीवी देखें, उस ब्रेक में आप जो है वो मोबाइल देखें, उस ब्रेक में आप खाएं पिएं, तो मना नहीं किया आपसे किसी चीज से, लेकिन पढ़ने के दौरान जो है ना ये चीजें ठीक नहीं है, क्योंकि इससे डिस्टॉर्शन होती है, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं पढ़ाई से, पढ़ नहीं पाते हैं सही तरह से। हम बैठे होते हैं किताब लेके लेकिन पढ़ नहीं पा रहे होते। बच्चा पढ़ रहा था बुक लेके और उसमें से रोशनी निकल रही थी, आप समझ ही गए होंगे, उसमें से लाइट निकल रही थी। मामा ने पूछा बेटा ये रोशनी कैसी है जो आपकी बुक में से आ रही है? तो बच्चे ने क्या जवाब दिया कि मामा ये इल्म की रोशनी है। तो ऐसी रोशनी नहीं हमें चाहिए ये नूर है इल्म का, तो ऐसे नूर का हमें फायदा नहीं होगा कि हम जो है वो किताब रखें सामने, अपने आप को धोखा नहीं देना हमें, और दरमियान में हम मोबाइल रखें और मोबाइल पे जो है वो चैटिंग हो रही हो, कार वाले समझे पढ़ रहे हैं। धोखा देना है तो अपने आप को दे रहे हैं, किसी को धोखा नहीं दे रहे। घर वालों ने क्या लेना, मुझे बताएं, आपके पेरेंट्स हैं, वालिद साहब हैं, सेटल्ड हैं, जो भी कर रहे हैं, उन्होंने क्या लेना हमसे? वो तो चाहते हैं कि हम पढ़ जाएं किसी तरह से। तो अगर हम नहीं पढ़ते, इस तरह के काम करते हैं, तो ये हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं तो अपने आप को धोखा नहीं देना चाहिए। लेक्चर्स रिवाइज करें, एग्जाम एनवायरनमेंट में पढ़ें। एग्जाम एनवायरनमेंट से मुराद मेरी यही थी कि एक्सक्लूसिव टाइम निकाल लें और कोई इधर उधर की चीजें जो है वो अपने साथ नहीं कर रही होनी। फिर आप जब टॉपिक एक कवर कर लें तो उसके टेस्ट क्वेश्चन जो है ना वो भी करें हर टॉपिक के एंड पे। पहले भी टेस्ट होते रहे, आपने टेस्ट दिए, उस वक्त आपकी क्या परफॉर्मेंस थी, अब आपने रिवीजन की एक, तो अब क्या परफॉर्मेंस है। फिर अगर तो समरी पॉइंट्स बनाए हुए तो बहुत अच्छी बात, नहीं बनाए हुए तो बना लें। कितने पेजेस लग जाएंगे? 2-3, इससे ज्यादा पेजेस नहीं लगेंगे। पॉइंट्स लिखें, बेशक उर्दू में लिखें, इंग्लिश में लिखें, पॉइंट्स नोट करें और फिर हर पॉइंट के साथ, यानी वो पॉइंट जिसे कहते हैं ना की पॉइंट, कि ये चीज हो तो उसको ऐसे करना है, फलां चीज है तो उसको वैसे करना है, ठीक है। की पॉइंट आपने नोट करने कि इसको इस तरह से करना है, इसको उस तरह से करना है, और साथ क्वेश्चन का रेफरेंस लिख देना है। ये क्वेश्चन रेफरेंस लिखना साथ, इसका फायदा क्या होगा? कहते हैं पेपर वाले दिन यू कैन नॉट रिवाइज ईच एंड एवरीथिंग। यस ऑफ कोर्स इट्स ट्रू, नो डाउट अबाउट इट, बट यू कैन रिवाइज। हाउ इट कैन बी रिवाइज्ड? इफ यू हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड योर समराइज पॉइंट्स, आपने पॉइंट्स बनाए हों, 2-2 पेजेस, 3-3 पेजेस हर टॉपिक पे, एक पेज, 2 पेज, 3 पेज पढ़ने पे कितने मिनट लग जाएंगे? 15 मिनट, 20 मिनट, कितने टॉपिक हैं? आराम से आपके सारे टॉपिक जो है वो रिवाइज हो जाएंगे। क्वेश्चन तो शायद ना हो सके, लेकिन कम से कम पॉइंट सारे आप पेपर वाले दिन रिवॉल्व कर सकते हैं, सारी चीजें आप एक दफा गो थ्रू कर सकते हैं। उसके लिए पहले से प्रिपेयर होना पड़ता है, और दूसरे के लिखे हुए पॉइंट कभी समझ नहीं आते, ये याद रखिएगा। पॉइंट मुझे वही समझ आएंगे जो मैंने अपने हाथ से लिखे होंगे, मुझे पता होगा मैंने क्या लिखा है। और ये क्वेश्चन रेफरेंस का फायदा क्या है? जब मैं पेपर वाले दिन बैठा हूं, बल्कि सेकंड रिवीजन पे भी, मैंने एक पॉइंट देखा, ओके इट्स फाइन, सेकंड पॉइंट देखा, नो इट इज कंफ्यूजिंग, आई एम नॉट गेटिंग इट, ऑल्दो आई हैव रिटन इट बट आई एम नॉट गेटिंग इट, व्हाट इज इट? मुझे नहीं समझ आ रहा ये क्या है। तो कड्डे सवाल नंबर, और उसमें देखें वो पॉइंट कैसे किया हुआ है, ओहो अच्छा अच्छा ले ये था, तो इस तरह से वो समझ आ जाएगा। तो ये समरी अगर पहले बनाई तो वेल डन, वेरी गुड, नहीं भी बनाई तो अब बना लें। अभी आपकी एक रिवीजन जानी है 2 हफ्ते की। अब हमारे पास जो है वो टाइम किस तरह से है, हमारे पास जो है वो 2 वीक तो कम से कम है ना, 2 से 2.5 वीक है मॉक से पहले, फिर मॉक आ जाएगा, ठीक है। ये 2.5 वीक्स मेरे हिसाब से बन जाएंगे, फिर मॉक आ जाएगा, और मॉक के बाद जो है फिर आपके पास 1 वीक बचेगा जो कि आपको रिवीजन के लिए मिल जाएगा। तो हमने सबसे पहले 2.5 वीक्स को एड्रेस करना है, फिर मॉक देना है, फिर उसके बाद 1 वीक में दोबारा से एक रिवीजन पे जाना है। तो ये की पॉइंट नहीं बने हुए तो इस रिवीजन में काम आएंगे, नहीं बने हुए तो ये की पॉइंट्स जो है यहाँ पे जाके इधर काम आएंगे जब हम मॉक के बाद रिवीजन कर रहे होंगे, और फिर पेपर वाले दिन हमारे काम आएंगे। तो ये जरूर कर लीजिएगा। और फिर हम अक्सर कहते हैं कि कुछ भी नहीं आता, सारा कुछ ही भूल गया। अभी भी आप बैठेंगे, 2 बातें होंगी, आप बैठेंगे रिवीजन करने के लिए और आप देखेंगे मैंने टॉपिक पढ़ा था यार, चंगा भला कितना सी, कुछ भी नहीं आता मुझे। बिल्कुल ऐसे होता है, नेचुरल है। लेकिन जब पढ़ेंगे, 2-3 सवाल करेंगे तो चीजें रिकॉल होना शुरू हो जाएगी। इंसान है ना, इंसान का मतलब है बोलने वाला, निशान से बना है, ठीक है। ठीक है, 2 वीक की सही, 20 को एग्जाम होना कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो 12 दिन का प्लान करें, उसमें देखें नहीं पूरा होगा तो मॉक दें, कुछ जो है वो मॉक के बाद के लिए रख लें,
ठीक है, असल में तो ना देखें, हमने काम सारा पहले करके आना था। अब तो हमने जो डेफिशिएंसीज रह गई उनको ओवरकम करना है, और उसके अलावा जो है वो रिवीजन करनी है। ये दो काम हमने करने हैं। अगर हमने कवरेज नहीं की तो फिर भी हिम्मत कर सकते हैं, हो सकता है हिम्मत करें, काम हो जाएगा। बहुत टाइम होता है। पहले तो आप क्लासेस पढ़ रहे थे ना, क्लास पढ़ रहे हैं, उसका काम कर रहे हैं, जाना आना, ऑनलाइन क्लास अटेंड करना, उसके लिए बैठना। अब तो खुला टाइम है आपके पास, 24 आवर्स आर देयर, जिसमें से आपने 8 घंटे सोना है, कम से कम 8 घंटे की स्लीप लाजमी है। इससे कम ना सोएं, फ्रेश होंगे। और ये 8 घंटे इकट्ठे भी ना सोएं, 6 घंटे रात को सोएं, 2 घंटे दोपहर को सो जाएं। उससे ये होता है बंदा दोपहर को 2 घंटे सो के फिर फ्रेश हो जाता है, फिर दोबारा से अपना जो है वो काम जो है वो कर लेता है। तो इसको भी ना सेपरेट करें 6+2 में। बाकी जिसकी जैसे रूटीन हो वो उसके मुताबिक देख लें। कुछ लोग है वो कहते हैं हम 6 घंटे भी सो लेते हैं, लेकिन 8 आवर्स से ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए, इतना काफी होता है। ले जी आगे बढ़ते हैं। अब हमने टाइम मैनेज करना है, हमने हर टॉपिक को टाइम एलोकेट करना है। अब ये टाइम जो है ना, ये हर बंदे का वेरी करेगा। कोई तो कहेगा कंसोलिडेशन 25 घंटे चाहिए, सबसे बड़ा टॉपिक यही है ना FR2 का। FR2 की हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। कोई का 25 घंटे कम से कम चाहिए। एक बंदा कहेगा नहीं यार 25 थोड़े हैं, 50 घंटे चाहिए। और एक बंदा कहेगा इस पे 12 घंटे ही बहुत है। क्यों? जो 50 घंटे वाला है उसने कंसल्टेशन की नहीं सही तरह बिल्कुल भी। जो 25 घंटे वाला है उसने कुछ कुछ काम कर लिया, कुछ रहता है। और जो 12 वाला है वो कहते सारा कुछ ही तो किया हुआ है। 6-7 सवाल करेंगे तो रिवीजन हो जाएगी, पॉइंट देखेंगे। तो इट डिपेंड्स, हमने खुद से अपना टाइम जो है ना एलोकेट करना है कि किस टॉपिक को कितना टाइम देना चाहिए। क्या हमें लेवल 1-2 को देखना है? नॉट एट ऑल। लेवल 1-2 सिर्फ हमें ये बताते हैं कि पेपर में क्वेश्चन इसका 20 नंबर का होना है कि 8 नंबर का होना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं बताते। चाहे लेवल 1 हो चाहे 2 हो, वी हैव टू मेक फुल प्रेपरेशन फॉर ईच टॉपिक। उसकी प्रेपरेशन तो करनी, ये तो नहीं 1 का टॉपिक है तो हल्की सी तैयारी कर लो तो वो 8 नंबर भी नहीं हो सकेंगे, ठीक है। और 20 नंबर है तो उसकी बहुत अच्छी तैयारी कर लो, क्या पता वो 20 नंबर भी हो पाते हैं कि नहीं हो पाते। तो इसलिए तैयारी अपनी पूरी करनी चाहिए और सही सही तैयारी करनी चाहिए। पॉइंट सारे कवर करने हैं, छोड़ना कुछ नहीं है। पहली दफा में तो सारे पॉइंट हम कवर, सारे क्वेश्चंस कर रहे होंगे, ठीक है। अगर आपने अभी तक उसमें ये कर सकते हैं, चूंकि हम रिवीजन पे जा रहे हैं ना, तो हम जो है वो कुछ क्वेश्चंस जो है बेसिक क्वेश्चंस उनको देख लें, उनको देख लें। पॉइंट क्या है चेक करें, कैलकुलेटर पे कैलकुलेशन करें, ओके। और जो अच्छे क्वेश्चन है वो कर लें। लेकिन फिर भी आपको काफी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि अकाउंटिंग जो है ना वो करने से आती है। अकाउंटिंग जो है वो करने से आती है। अकाउंटिंग में मैं कहता होता हूँ कि अकाउंटिंग करते हैं, पढ़ते नहीं है। तो अकाउंटिंग करने से आएगी आपको, तो सवाल आपको करने पड़ेंगे। एक और जो बहुत अहम बात है वही हम देखें, सवाल कितने नंबर का, 10 नंबर का, उसको 1.8 से मल्टीप्लाई करें, इट बिकम्स 18 मिनट्स। 18 मिनट में ये होना चाहिए सवाल। हमने करनी है एग्जाम की तैयारी। पहले तो जो किया सो किया, खैर। अब हर क्वेश्चन को उसके मार्क्स के अकॉर्डिंगली सॉल्व करें, टारगेट रखें। अभी हम आराम आराम से करते हैं, 10 मिनट का सवाल है, घंटा लगा दिया, और पेपर में स्पीडें छोड़ दें। फिर स्पीड से दो नुकसान होते हैं, प्रेजेंटेशन भी गंदी हो जाती है, उसकी खैर है, सवाल ही गलत हो जाता है, उसकी खैर नहीं है फिर। तो अगर अभी से स्पीड बढ़ाएंगे, उसको ड्यू टाइम में करने की कोशिश करेंगे, तो फिर फायदा होगा। फिर हमें आदत हो जाएगी कि अच्छा क्वेश्चन को जल्दी जल्दी करना है, तो क्वेश्चन को टाइम में सॉल्व करने की कोशिश करें, फिर पेपर की प्रेपरेशन होनी है। ओपन टाइम मत रखें। पहली दफा तो आप पूरे क्वेश्चन करेंगे, फिर जो सेकंड रिवीजन होगी उसमें सिलेक्टेड क्वेश्चन करें। अब ये सिलेक्टेड क्वेश्चन कौन से होंगे, आप करते जाएंगे, अच्छे क्वेश्चन को मार्क करते जाएं। अगर ऐसा नहीं भी है तो आप क्लासेस पढ़ते रहे, उसमें क्वेश्चन एक तरतीब से करवाए जाते हैं। उसमें 1 2 3 नहीं होता, कभी कोई क्वेश्चन कभी कोई क्वेश्चन। आखिरी जो 4-5 क्वेश्चन होते हैं ना हर टॉपिक में, वो अच्छे सवाल होते हैं, कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन होते हैं, वो कर लेने चाहिए। मार्क ना भी किए हो तो वहां से देख लें आप, लेक्चर्स तो आपके पास होते ही हैं, पढ़ा हुआ है आपने माशाल्लाह सब ने। अच्छा, फिर एक डिमांड होती है बच्चों की कि मुझे ना एक क्वेश्चन कोई दे दें या एक क्वेश्चन बता दें, एक क्वेश्चन जो कंप्रीहेंसिव हो। पहली बात है ऐसा कोई क्वेश्चन अवेलेबल नहीं है, और शुक्र करें कि नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। ये मैंने तजर्बा किया हुआ है। एक टॉपिक पे एक बड़ा क्वेश्चन बना दिया जिसमें सारे पॉइंट थे,
उसका नतीजा क्या निकला? बजाय कॉन्सेप्ट क्लियर होने के कंफ्यूजन हो गई, बजाय कॉन्फिडेंस आने के कॉन्फिडेंस शेक हो गया। और इतना बड़ा सवाल है, ये तो इतने टाइम में हो ही नहीं सकता, तो उसके पॉजिटिव इंपैक्ट के बजाय नेगेटिव इंपैक्ट आने शुरू हो गए। तो मैंने बंद कर दिया ये काम। मैंने कहा ऐसा काम करना ही नहीं चाहिए। पेपर में कभी ऐसे हो ही नहीं सकता कि एक सवाल हो जिसमें सारे पॉइंट हो, और एक सवाल हम ऐसा पकड़ें कंसोलिडेशन का जिसमें 20 के 20 पॉइंट आ जाए और हम कहें ये सवाल हम हल कर लें। कोई फायदा नहीं होगा। जो चीज पेपर में नहीं आनी उसकी प्रैक्टिस का फायदा कोई नहीं है। तो इसलिए हमें एक से ज्यादा क्वेश्चन करने ही करने हैं। एक कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन की अप्रोच ही गलत है। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बाद मैं आपको बता रहा हूं कि ये एक क्वेश्चन ढूंढना जो है ना, ये बेवकूफी है, ऐसा करना नहीं चाहिए। 4-5 क्वेश्चन शुक्र करना चाहिए, डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, किसी में कुछ कह दिया, किसी में कुछ कह दिया, तो इसके अकॉर्डिंगली जो है ना वो चलना चाहिए। और फायदा होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, कॉन्फिडेंस आता है। वरना एक बड़ा सवाल आपको दे दिया जाए, ये नहीं कि फाइनल काम का सवाल 40 एडजस्टमेंट के था, 2 घंटे में वो सवाल ना हो, तो क्या फायदा होगा ऐसे सवाल का? तो ऐसी चीजों का फायदा नहीं होता। मैंने एक क्वेश्चन इस तरह से 2-3 क्वेश्चन थे बुक में डाले और उनको निकाल दिया बाद में, मैं ये तो फायदा नहीं दे रही है, तो उल्टा नुकसान कर रहे हैं। तो सिलेक्टेड क्वेश्चंस होंगे, कोई 4-5 हार्ड टॉपिक से वो आपने करने होंगे। आपका कोई भी क्वेश्चन हो यू कैन पेस्ट, पूछ सकते हैं आप। ठीक है, FAR2 का पेपर जो है वो ओपन बुक पेपर है। आपको वॉल्यूम्स मिलते हैं 5 जब आप आई कैप से लेते हैं, और ये कौन सा स्टैंडर्ड है जो आई कैप ने इशू किया हुआ है? उसमें से आपने बस पहले 2 लेने, A1 A2, जिसमें IFRS और ISS है, बस। उसके अलावा बाकियों में क्या है हमें उसकी जरूरत नहीं, हमें फिलहाल उनकी जरूरत नहीं। ये 2 वॉल्यूम यू शुड कैरी इट विद यू इन द एग्जाम हॉल, इनको साथ लेके जाएं आप, इनसे फायदा होगा। इसमें 2 चीजें अलाउड है कि आप हाईलाइट कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं रेलेवेंट पैराग्राफ्स को। और रेलेवेंट पैराग्राफ्स कौन से नहीं किया हुआ तो आप भी कर सकते हैं, इसमें कौन सा कैटा लगना है। 15 मिनट में आपके सारे पैराग्राफ्स जो है वो हाईलाइट हो जाएंगे। और फिर पेपर में कोई पॉइंट हो, भूल रहे हो, कंफ्यूज हो रहे हो, तो फट से स्टैंडर्ड खोलें, पहले से लाइनें लगी होंगी, अंडरलाइन किया होगा, हाईलाइट किया होगा, उसको आराम से हम जो है वो देख लेंगे। फिर बुक कौन सी यूज करें, ये प्रैक्टिस की बात हो रही है। मटेरियल कौन सा यूज करें हम, स्टडी मटेरियल कौन सा हो। ठीक है, ये हम स्टडी मटेरियल पे बात कर रहे हैं। ठीक, स्टडी मटेरियल थर्ड पॉइंट है हमारा। पैक की किताब, वो जिसे कहते हैं ना 1 विंडो, ये 1 विंडो बुक है जिसमें सारा कुछ दिया हुआ, स्टैंडर्ड भी है, थ्योरी भी है, क्वेश्चन भी हैं, बेसिक क्वेश्चंस भी हैं, अप्लाइड क्वेश्चंस भी हैं, पास पेपर के क्वेश्चंस भी हैं, सारा कुछ ही है उसमें। और एमसीक्यूज भी हैं। बहरहाल वैसे एमसीक्यूज के लिए ना आप जो है वो आई कैप की बुक भी जरूर देख लीजिएगा। एमसीक्यूज जो है ना वो पैक प्लस आई कैप दोनों से देख लें। ठीक है, जरा वैरायटी हो जाएगी। बाकी चीजें आप आराम से एक किताब से करें, पैक की किताब से। बच्चे गोल्ड मेडल लेते हैं, उनसे पूछे कहां से पढ़ा, वो कहते हैं मैंने पैक के अलावा कोई किताब देखी ही नहीं। ठीक है, तो मसला ये नहीं है कि आपने किताबें कितनी पढ़ी, रिलेवेंट ये है कि आपने पढ़ा क्या और आपके कॉन्सेप्ट्स कैसे हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है। कॉन्सेप्ट अच्छे हो, प्रैक्टिस की हो, तो पेपर हो जाता है अल्लाह के फजल से। और वैसे भी पेपर आपने भी पास करना है तो किसने करना है? जिन्होंने पढ़ा इतना सा, अब रिवीजन के लिए बैठे हैं और रिवीजन के लिए जा रहे हैं कि अब हम रिवाइज करेंगे, अच्छी सी एक रिवीजन करते हैं और फिर जो है वो हम पेपर देंगे इंशाल्लाह, तो पेपर पास भी होगा अल्लाह के फजल से। जी, पास पेपर जब आप ये टॉपिक वाइज क्वेश्चन कर ही रहे हैं तो उसमें पास पेपर दिए हुए हैं, आप देखें तो बुक में हर क्वेश्चन के साथ बताया होता है ये फलां अटेम्प्ट का क्वेश्चन है। ना बताया होगा तो इसका मतलब है वो अपना क्वेश्चन है पैक का। ठीक है, और ये मैंने पहले बता दिया कि उसके जितने भी पॉइंट है वो कवर किए हुए हैं। फिर जहां कहीं आपके टीचर्स ने पढ़ाते हुए आपको गाइड किया कि यार ये सवाल यहां से देख लो, तो वो सवाल साथ आप बता एड ऑन कर ले। चौथी बात है जी प्रैक्टिस। सिलेक्टिव स्टडी नहीं होती है कभी भी, याद रखिएगा। कर भी सकते हैं, करनी नहीं चाहिए, मजबूरी में कर भी सकते हैं। पेपर ना देने से बेहतर है पेपर दे दिया जाए। बच्चे पूछते हैं अटेम्प्ट जाया हो जाएगी, अटेम्प्ट काउंट हो जाएगी, तो क्या हमने 10 सालों का प्लान किया हुआ है कि हम जो है वो अटेम्प्ट दे देंगे, एक जाया हो जाएगी तो पता नहीं की हो जाएगा है? ये तो ऐसे बात हुई कि मुझे जो है वो 8 अटेम्प्ट हैं तो मैंने 8 अटेम्प्ट पूरी अवेल करनी है, तो इसलिए मैं एक अटेम्प्ट जाया नहीं कर सकता। पहली बात है जाया कभी नहीं होगी, ये हमारा ख्याल होता है जाया हो जाए, पेपर देना है। 2 बातें मैं शुरू में कर रहा था
एक ये था जब रिवीजन करने बैठेंगे तो लगेगा कि कुछ भी नहीं आता, और दूसरा जब पेपर वाली रात होगी तो सोचेंगे तो लगेगा कि कुछ भी नहीं आता, सारा कुछ ही भूल गया। बच्चे कॉल करते हैं और सर जी कुछ भी नहीं जानता, हम जावा पेपर दे के ना जावा, सब कुछ आता होगा आपको, फिक्र नहीं करनी आपने। ठीक है, आपने जो है वो फिक्र नहीं करनी है। राइट, चलिए ले जाओ। हाँ जी, आपको बातें मेरी समझ आ रही है? आवाज आ रही है, सब ठीक चल रहा है, किसी का कोई जवाब नहीं आ रहा? ओके, ठीक हो गया। चलो, को थोड़ी सी हाँ ना करते रहा करें, पता चले कि आप जो है सुन रहे हैं बात। अच्छा जी, क्वेश्चन आपने जब भी प्रैक्टिस करनी है तो उसके क्वेश्चन साथ करने, क्वेश्चन के बगैर जो है, आपको एक टॉपिक बहुत अच्छा भी आता हो, आप उसके फिर भी 2-3 सवाल जरूर करें रिवाइज करते हुए, छोड़े कभी नहीं। पास पेपर्स पैक की किताब, ये काम आप करेंगे, ठीक है, ये हम प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं। मॉक एग्जाम जरूर देना है आपने। मॉक एग्जाम देने का फायदा ये होता है, बंदे की असेसमेंट हो जाती है कि बंदा कितने पानी में है, क्या चीजें आती थी, क्या चीजें नहीं आती थी। हमारा सेशन जो है वो 11:40 पे स्टार्ट हुआ था जनाब दानियल साहब। तो फिर बंदे के पास जो एक होता है ना, उसमें बंदा फिर जो चीजें डेफिशिएंट हो वो बंदा रिवाइज कर लेता है। मॉक एग्जाम के ये फायदे होते हैं कि बंदे की अपनी असेसमेंट एक हो जाती है कि अच्छा भाई मैं तैयारी कर ली थी तो मुझे कितना कुछ आया। फर्ज करें आपकी तैयारी नहीं भी होती पूरी, फिर भी पेपर जरूर दें मॉक का। उससे ये होगा जो मैंने तैयार किया वो कैसा तैयार हुआ, क्या मैं वो भी कर पाया कि नहीं कर पाया। 20 तक पेंडिंग लेक्चर्स रहते हैं, अब रिवीजन करूं या लेक्चर्स, दोनों काम करें। ठीक है मुंतहा, रिवीजन भी शुरू कर दें और पुराने लेक्चर्स भी कवर करें। जाहिर खाली रिवीजन का तो फायदा नहीं होगा ना, जो लेक्चर रहते हैं वो भी करते जाएं और साथ रिवीजन भी शुरू कर दें, दोनों काम एक साथ हो सकते हैं और दोनों काम एक साथ करने चाहिए। बड़ी अहम बात है कि आप जब एक सवाल कर लें तो फौरन नेक्स्ट क्वेश्चन मत स्टार्ट करें, थोड़ा टाइम लें, गौर फिक्र करें, सोचें कि इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या थी और इसका सोल्यूशन क्या किया, क्या रिक्वायरमेंट थी क्या सोल्यूशन किया, ये दो बातें देखनी है आपने। और फिर आपने शॉर्टकट्स कुछ सोचने हैं, नहीं भी सोचेंगे तो खुद ही जेहन में आएंगे। हाँ जी, पूछ रहे हैं कि मैंने 4 पेपर देने हैं तो एक ही दिन में करूं या 2-2 ऑल्टरनेट डेज में, इसका जवाब अभी थोड़ी देर में देता हूं। हाँ जी, शॉर्टकट खुद ही जेहन में आना शुरू हो जाएंगे कि मैंने वर्किंग इस तरह की, मैं इस तरह करता, टाइम बच जाता, मैं ये चीज यहाँ पे कर लेता, और अपनी एक स्ट्रेटेजी बन जाती है। फॉर्मेट तो वही होते हैं लेकिन सवाल करने का अपना एक तरीका बन जाता है कि मैं सवाल करूंगा तो इस तरह करूंगा। ये चीजें सोचने से आती हैं, वो कहते हैं ना मार्फत की बातें। तो जब आप 5 से 10 मिनट हर सवाल पे गौर करेंगे तो उससे मार्फत की बातें पता लगेंगी। बगैर सोचे अगला सवाल शुरू कर दें, वो भी नहीं आता करना, शुरू में ही प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन अगर एक क्वेश्चन पे सोचें तो वो अगले कई क्वेश्चन के दरवाजे खोल देता है, राहें खोल देता है। आप अगला सवाल करेंगे आधा हो जाएगा, उससे अगला करेंगे वो आधे से भी ज्यादा हो जाएगा। तो इस तरह से, क्योंकि आप देखें ऐसे कभी भी नहीं होता हर सवाल इंडिपेंडेंट हो, पॉइंट रिपीट हो रहे होते हैं। अगर एक सवाल करके मुझे दूसरा नहीं आता तो इसका मतलब है मुझे पिछला सवाल भी नहीं आता, मेरा ख्याल है मैंने कर लिया लेकिन इनफैक्ट मुझे आता ही नहीं। हर सवाल को 2 पेजेस पे करने की कोशिश करें। कुछ तो क्वेश्चन होते हैं जो 4 पेजेस ले जाते हैं, वो तो ले ही जाएंगे। मैं बात कर रहा हूँ जो छोटे सवाल होते हैं वो भी 2 पेजेस पे करें, लेफ्ट पेज और राइट पेज। उसका फायदा क्या होगा, आपको पेज बार बार पलटना नहीं पड़ेगा। पेज पलटने में माउस गलत हो जाती है, पेज पलटने में टाइम जाया होता है। आपका छोटा सवाल भी हो, लेफ्ट पेज पे सोल्यूशन करे, राइट पे उसकी वर्किंग कर दे, आधा पेज खाली रह भी जाए तो क्या मसला है, कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ले जनाब, अब यहाँ पे जो सवाल पूछा है उसका जवाब ये भी आएगा। अब अगली बात हो रही है रिवीजन की। रिवीजन हम करने जा रहे हैं, टाइम टेबल बना लें, हर टॉपिक को टाइम एलोकेट करें। और ये टाइम एलोकेशन लेवल के मुताबिक नहीं होगी, कि टाइम एलोकेशन जो है ये लेवल टेस्टिंग लेवल के मुताबिक नहीं होगी, ये होगी मेरे लेवल के मुताबिक।
अकॉर्डिंग टू माई लेवल। ठीक है जी, ये लेवल 1 2 नहीं हमें गाइड करता, ये मेरा लेवल क्या है, मुझे टॉपिक कितना आता है, उस हिसाब से ये प्रेपरेशन होनी है, ये टाइम एलोकेशन होनी है। तो मुझे एक टॉपिक अच्छा आता है, मैं थोड़ा टाइम एलोकेट कर दूं, एक टॉपिक नहीं आता, मैं ज्यादा टाइम एलोकेट करूं, उससे ये होगा टाइम टेबल बनेगा, मैंने कितने घंटे रोजाना पढ़ना है, सुबह पढ़ना है, शाम पढ़ना है, कब कब जो है वो मैंने ब्रेक करनी है। ठीक है, कब कब जो है वो मैंने ब्रेक करनी है, ये सारी बातें उसमें आपने टाइम टेबल में लिखनी है और फिर उसके मुताबिक शुरू कर देना है। अब यहाँ पे सवाल जो पूछा गया था उसका जवाब दूंगा। कुछ लोग होते हैं उनका ख्याल होता है 6 दिन लगाएं, एक सब्जेक्ट पूरा कर लें, फिर दूसरा शुरू करें, फिर 6 दिन लगाएं वो कर लें, या 5 दिन लगाएं फिर अगला सब्जेक्ट। कुछ कहते हैं नहीं, ये तरीका नहीं ठीक, साइमल्टेनियसली चले। साइमल्टेनियस का मतलब क्या है कि सारे सब्जेक्ट को साथ लेके चले। इट्स अप टू यू। किसी ने आपसे ये नहीं पूछना प्लान कैसे किया था, साइमल्टेनियस के लिए इसलिए फेल हो गए, खुदा ना खास्ता अल्लाह रहम करे ऐसा ना हो। यहाँ आपने एक एक जो है वो सब्जेक्ट पकड़ा, उस पर इतने दिन लगा दिए तो इसलिए फेल हो गए। कोई ये बात नहीं पूछेगा ना ये बात करेगा। एट द एंड ऑफ डे देयर विल बी ओनली वन क्वेश्चन, देयर विल बी ओनली वन रेलेवेंट थिंग, वेदर यू हैव पास द पेपर और नॉट। बस पेपर पास हो जाए आपका। अब ये कैसे करना है, इट डिपेंड्स अपॉन यू पीपल, इट डिपेंड्स अपॉन योर स्ट्रेटेजी, it depends upon your previous practice, how you did preparation, how you made preparation in the last attempts। कैसे आपने किया, क्या आप हर सब्जेक्ट को लेकर चलते रहे, या आपने जैसे कहा दो सब्जेक्ट चलाऊं, दो एक दिन में, फिर अगले दिन 2 सब्जेक्ट चलाऊं। इट इज अप टू यू, जैसे आपको सूट करे, जैसे आपका जो है वो एब्जॉर्प्शन हो, जैसे आप कहते हैं ना एज यू थिंक इट फिट फॉर यू, तो बस उसके मुताबिक करें। आउटपुट होनी चाहिए, आप देख लें आउटपुट कैसे आती है। 2 दिन में सेट कर लें टाइम टेबल के, मैं इकट्ठा पढ़ूं तो आउटपुट अच्छी होगी, या मैं एक एक सब्जेक्ट पकड़ लूं, कोई हर्ज नहीं है। जिस तरह भी आप करना चाहें आप कर सकते हैं। ये आपका पर्सनल जो है वो प्लानिंग होगी कि आप इसको कैसे जो है वो मैनेज करते हैं और कैसे प्लान करते हैं। ठीक होगा, आउटपुट आनी चाहिए बस। किसी को सूट करता है वो 6 दिन इकट्ठे पढ़ ले, किसी को सूट करता है वो साइमल्टेनियसली पढ़े। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया हुआ बच्चा, मैंने क्लास में कहा कि साइमल्टेनियसली चलाया करें, ये 3 3 4 4 दिन एक सब्जेक्ट पकड़ के ना, ये कोई इतनी अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। बच्चा जनाब मेरे पास आ गया बाद में, 2 दिन के बाद उसने कहा सर मैं तो पूरी जिंदगी यही काम करता रहा, मैं तो 4 दिन पकड़ता हूँ एक सब्जेक्ट खत्म किया, 4 दिन दूसरा, 4 दिन तीसरा, 12 दिन में खत्म, उसके बाद फिर 2 2 दिन में दूसरी रिवीजन, और फिर एक एक दिन में तीसरी रिवीजन, मैं तो इस तरह करता हूँ। तो आपने ये क्या कह दिया, मुझे आप इजाजत दें कि मैं ऐसे करूं। मैंने फौरन अगले दिन जो है वो अनाउंसमेंट की, मैंने कहा जो जैसे सूट करता है, जिसको प्लानिंग है उसके मुताबिक करें, पास होना चाहिए। और माशाल्लाह उस बच्चे ने कहा कि हमने पास किए। तो ऐसे ही आप सोच के कि मैं इस तरह कर रहा हूं, और ये फिर हर बंदे का ना एक एप्टीट्यूड होता है, उसके अकॉर्डिंगली उसको जो है ना, तो कोई इस तरह पढ़ता है मेरे लिए वो सुटेबल नहीं है, मुझे अपना देखना है कि मैंने कैसे पढ़ना है। अच्छा जी, अब टॉपिक कौन से होंगे, मैं यहाँ पे एक लिस्ट बना दूं, इस टॉपिक से करना है और इतने दिन लगाने हैं, उसका नुकसान हो जाएगा। जिस बंदे का वो टॉपिक तैयार है वो क्या करे, वो फिर अपना प्लान बनाए, तो वो फिर अपना प्लान बनाए, तो जाहिर है उसको जो है वो फिर अपना प्लान बनाना पड़ेगा। वो किसी के लिए सूटेबल होगा शायद और अक्सर के लिए नहीं होगा, तो इसलिए प्लान अपना ही बनाए। डिफिकल्ट टॉपिक से शुरू करें, आसान टॉपिक की तरफ जाएं, लेकिन इसमें एक नुकसान होता है। आपने एक बड़ा टॉपिक पकड़ा तो सॉलिडेशन आता है पेपर में हमेशा सारा, भी हम देखेंगे कौन कौन से टॉपिक आते हैं, उस पर भी बात करेंगे। तो हमने कहा कि इस पे जो है वो हमेशा सवाल आता है, इस टॉपिक को पहले पकड़ लो, पता लगा 15 दिन कंसोलिडेशन पे लग गए, 15 दिन गुजर गए, मॉक सर पे आ गया, तो टॉपिक एक तैयार हुआ, बंदे के हाथ कौन भूल जाएंगे कि एक ही हो गया। तो उसका बेहतरीन तरीका ये होता है कि हम साइमल्टेनियसली करें, एक डिफिकल्ट टॉपिक पकड़े, साथ ही टॉपिक, मसलन अगर एक टॉपिक हम 10 दिन में कर रहे हैं तो उसके साथ जो है बड़ा टॉपिक है उसके साथ छोटा टॉपिक पकड़े, 2 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, 3 दिन में। आप देखें 10 दिन में कितने टॉपिक हो गए, 4 ये हो गए और 1 ये हो गया, तो टोटल कितने टॉपिक हो गए, 5 टॉपिक प्रिपेयर हो गए। हुई ना फायदे की बात कि आसान टॉपिक हुआ जो मुझे आते हैं, कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं 2 2 दिन में हो जाते हैं, जैसे एग्रीकल्चर है। ठीक है, 2 दिन काफी होते हैं, बंदे ने किया होगा उसको 2 दिन में रिवाइज कर ले। तो इस तरह से कई टॉपिक होते हैं, छोटे एथिक्स है, 1 दिन ही काफी होता है, उसको 1 दिन लगा दिया, तो इस तरह 2 के बजाय वो 1 दिन में हो गया। तो इस तरह से जो है वो आप अगर चलेंगे तो उसका फायदा ये होगा कि दिन जैसे जैसे गुजरते जाएंगे आपके टॉपिक भी कवर होते जाएंगे, और आपको जो है वो थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन होगी कि हाँ 10 दिन में 5 टॉपिक तो हो गए ना, अगले 10 दिन में 5 और करूंगा, 2 पीछे रह गए।
तो इस तरह से जो है, और फिर वो जो पॉइंट बनाए हुए थे उनको रिवाइज करें, उन पॉइंट को देखें, ठीक है। आपका कोई पॉइंट स्किप नहीं होगा, कोई पॉइंट रह नहीं जाएगा। और फिर वो जो सिलेक्टिव क्वेश्चन आपसे कहे आप मार्क कर लें तो अच्छा, नहीं तो आपको बताया आपने क्लास पढ़ी तो उसमें एंड पे जो क्वेश्चन हुए वो बने 4-5 हर टॉपिक में मार्क कर लें, उनको कर लें, और आप उसमें आपको नजर आएगा कि उसमें मैक्सिमम पॉइंट कवर होने हैं, क्योंकि उसमें जाहिर है चीजें फिर सारी इकट्ठी होती जाती हैं। और ले जनाब, ये हमारी जो है वो टोटल बातें थी 5 हो गई। छठी बात रह गई, कौन सी थी छठी बात? हाँ जी, 5 बातें हो गई, छठी रह गई है। दोबारा देखते हैं, हमारी जो 6 बातें थी टोटल, उनमें से 5 बातें हो गई। ये था स्टडी टेक्निक हमने देख लिया, मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस, रिवीजन, और ये रह गया, इस पे भी बात करते हैं। लेकिन अब हम रिवीजन के साथ साथ जरा सिलेबस पे भी बात कर लें कि हमने जो है वो अब पढ़ना है तो कौन से टॉपिक को वैसे तवज्जो देने की जरूरत है। ये जनाब हमारा सिलेबस है। 3 ग्रेड्स हैं, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अकाउंटिंग फॉर नॉन करंट एसेट्स, और एथिक्स एंड अदर एरियाज ऑफ नॉन करंट एसेट्स। 25 से 35 पहले दोनों की वेटेज सेम है, और उसके बाद जो है वो 35 से 45। आगे बढ़ते हैं। पहले ग्रेड में क्या चीजें, सिर्फ 2 टॉपिक हैं जी, कंपनी फाइनल अकाउंट है और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। 25 से 35 मार्क्स है। इसका मतलब है कि कंसोलिडेशन का सवाल आना ही आना है, कंसोलिडेशन का क्वेश्चन आना ही आना है, उसके बगैर पेपर बन ही नहीं सकता। क्योंकि फाइनल अकाउंट में तो 20 नंबर मैक्सिमम हो सकते हैं ना, तो फिर 5 नंबर फिर कंसोलिडेशन के बच गए, मतलब आना ही आना है। तो इसमें जो है ना कंसोलिडेशन तो मस्ट आता है, कंपनी फाइनल अकाउंट भी आ सकता है साथ, ठीक है। तो कंसोलिडेशन या फाइनल अकाउंट दोनों आ सकते हैं। कंसोलिडेशन का सवाल आ जाए कितने नंबर का, 18 नंबर का, और 15 नंबर का आ जाए कंपनी फाइनल अकाउंट का, तो कितने हो गए, 33। तो 2 सवाल आ नहीं सकते, इसमें से 2 सवाल आ सकते हैं, 25 से 35 मार्क्स हैं। तो ये तो दोनों टॉपिक है, मेरा ख्याल इसमें से कोई, अगर हम सिलेक्शन पे भी जा रहे हो, बात यहां पे मैंने करनी थी, अगर सिलेक्शन करनी पड़ जाए तो ये तो टॉपिक तो फिर भी हमें नहीं छोड़ने चाहिए, क्योंकि इनमें से तो सवाल आना ही आना है, ठीक है। अब ये एट प्रेजेंट जो ग्रेड्स है ना, ये वो है, और लेवल 2 है दोनों के। लेवल 2 का ये मतलब नहीं 20 नंबर, 5 का भी आ सकता है सवाल, 12 का भी आ सकता है, 20 तो मैक्सिमम लिमिट है ना उसकी, ये तो नहीं कि 20 का ही आना है। लो जी आगे बढ़ते हैं। अब फिर 25 से 35 मार्क्स का ग्रेड है, अकाउंटिंग फॉर नॉन करंट एसेट्स। जब हमने सिलेक्शन करनी है ना, अगर पहली बात है करनी नहीं, अगर करनी पड़ जाए तो भी पेपर जरूर देना है। अब अगर सिलेक्शन पे हम चले जाएं तो हमें ये नहीं करना चाहिए कि 1 ग्रेड पूरा रह जाए, 2 ग्रेड हो जाए। अगर 1 ग्रेड रह जाए तो 25 नंबर तो रह गए, 35 नंबर रह गए, तो बाकी 65 बचे, उसमें से कहां पास होंगे। तो हमें जो है वो ग्रेड्स सारे जो है उनमें से कुछ ना कुछ करना है। मसलन ये जो ग्रेड है ना, इसमें एक लीज का सवाल है, मैंने उसके बगैर कभी पेपर देखा नहीं है, हमेशा आता ही आता है। तो 1 सवाल तो लीज का आ गया, बाकी तीनों में से 1 सवाल और आ जाएगा, 2 सवाल हो जाएंगे, 2 उधर से आ गए, 2 इधर से आ गए, 4 हो गए। अब इसमें से क्या आना है, कुछ भी आ सकता है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, इंटेंजिबल एसेट, एग्रीकल्चर है, लेकिन लीज जो है ना वो तकरीबन हर दफा आता ही आता है। इंडिपेंडेंट क्वेश्चन ना भी आए तो जिन्होंने पढ़ा उनको आइडिया है, फाइनल अकाउंट में लीज आ जाए, IS-12 टैक्स में लीज आ जाए, तो कहीं ना कहीं जो है ना वो लीज का पॉइंट डाल सकता है किसी भी टॉपिक में, ठीक है। ले जी आगे चलते हैं। तो इसमें लीज का टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट इस ग्रेड में, उसको बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं, आखिरी ग्रेड आ गया, इसमें जो है वो 6 टॉपिक हैं जी, 7 टॉपिक हैं बल्कि, इसमें जो है वो टोटल 7 टॉपिक हैं। हाँ जी, 7 टॉपिक कौन से हैं? एथिक्स है, ऑपरेटिंग सेगमेंट्स हैं, इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड है, प्रोविजन एंड कॉन्टिजेंसीज है, रेवेन्यू है, इनकम टैक्सेस है, फॉरेन एक्सचेंज रेट्स है। इसमें जनाब ये जो IS-10 और 37 है, ये हमेशा आते ही आते हैं। एक सवाल तो ये हो गया। रेवेन्यू जब तक FAR 1 में था उस पर हमेशा सवाल आता था, उम्मीद है कि अब भी आएगा, टॉपिक ही ऐसा है, बहुत सारे सिनेरियोज बन जाते हैं। और इनकम टैक्स भी कभी नहीं छोड़ा उसने,
लो जी, पूरा पेपर ही बता दिया आपको। 2 सवाल पहले ग्रेड से आ गए, लीज आ गया 3 हो गए, IAS 1037 आ गया 4 हो गए, रेवेन्यू 5 हो गए, इनकम टैक्स 6 हो गए। तो पेपर तो पूरा 10 दिता सानू। अच्छा जी, उसके बाद जो है, तो ये 3 जो है ना, ये तकरीबन आप भी उठा के देखें ना पेपर, और है भी ये लेवल 2 के टॉपिक, तो ये जो है ना, ये आने ही आने, हो सकता है ना भी है। फिर एथिक्स है, ऑपरेटिंग सेगमेंट्स है, इन पे छोटे सवाल लगते हैं। और फिर जो है ये फॉरेन एक्सचेंज रेट्स है। 3 ये टॉपिक हैं। तो अब देखें इसका है भी 35 से 45 मार्क्स। ठीक है, तो इसमें से जो है ये जो 3 मार्क, ये 2 उसमें से आ जाए, बाकी उनमें से एक आ जाए, तो इस तरह कुछ जो है वो कॉम्बिनेशन जो है वो बन जाता है। अब इसमें थोड़ी सी बात और करते हैं कि अगर FR2 में सिलेक्टिव स्टडी की जाए, उसका एक बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। वो क्या होता है? हाँ जी, बताएंगे वो क्या होता है? हाँ जी, उसका एक बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। वो क्या होता है? FR1 का नहीं बताना जी। FR1 का सेशन था 10 से 11 बजे तक, वो खत्म हो चुका। ये तो FR2 का सेशन चल रहा है। FR1 का सेशन अगर किसी ने लेना हो तो वो अवेलेबल होगा फेसबुक, यूट्यूब, मेरा ख्याल है दोनों पे अवेलेबल हो जाएगा, उसकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है। ठीक है। हाँ जी, इसमें नुकसान ये होता है कि क्वेश्चन मिक्स आते हैं, मिक्स टॉपिक्स आते हैं। ठीक है, मिक्स क्वेश्चंस होते हैं जिसमें दो दो तीन तीन स्टैंडर्ड इकट्ठे किए होते हैं। तो इसका मतलब है कि FR2 में किसी भी टॉपिक का रिस्क लेना जो है ना, वो ज्यादा नुकसानदेह भी हो सकता है। लेकिन इवन देन, अगर हमारे पास टाइम थोड़ा हो, हम जो है वो थोड़ा सा उसको जो है वो, अगर ना भी कोई टॉपिक कर सकें, रह भी जाएं, तो फिर भी पेपर जरूर देना चाहिए। क्योंकि क्या पता उसमें से सवाल ही ना है। वो कहते हैं ना, सिलेक्टिव स्टडी करके तो फिर किस्मत की बातें होती हैं। जो मैंने टॉपिक छोड़ा वो आया ही नहीं पेपर में, और फिर किस्मत ऐसी के जो टॉपिक मैंने छोड़ा वही पेपर में आ गया। हाय हाय। तो ये तो किस्मत की बातें होती हैं कि क्या होता है। लेकिन पेपर जरूर देना चाहिए, कोई अटेम्प्ट आया नहीं होती। एक पेपर में बैठेंगे, अटेम्प्ट काउंट हो जाएगी, ये क्या सवाल हुआ? हमने पास करना है, खुदा ना खासा नहीं होता तो अगली में पास कर देंगे, तो हमें क्या मसला है कि अटेम्प्ट काउंट हो जाएगी। लो जनाब, अब हम आगे चलते हैं। पढ़ तो हम FR बन रहे हैं, तो FR2 से भी हमें कुछ थोड़ी सी डिवीट करने की जरूरत है। वो क्या चीजें हैं? वो वैसे पहले ही हमें कर लेनी चाहिए थी। वो 4 टॉपिक है जी। हाँ, ये 16 है। रिवैल्यूएशन, आपने देखा होगा रिवैल्यूएशन अक्रस वालों में आ रहा होता है। रिवैल्यूएशन पे वो कोई ना कोई बात कर रहा होता है। इंटेंजिबल एसेट में भी रिवैल्यूएशन है। IS 1 और 8 है। ठीक है, ये स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी है, और फाइनल अकाउंट में ये कवर भी किया जाता है। उसमें स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के क्वेश्चन भी हैं। तो IS 8 जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ उन्होंने यहाँ पढ़ लिया होगा। IS 1 वहां से देख लेना चाहिए। IS 36 इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट, IS 23 बोरिंग कॉस्ट। बोरिंग कॉस्ट की भी बातें जो है वो कई दफा डाल देता है सवाल में। IS 12 में देखें तो बोरिंग कॉस्ट का सवाल है, लीज का सवाल है उसमें। तो ये भी थोड़ा सा तवज्जो कर लेनी चाहिए। इन पे एक दिन से ज्यादा नहीं लगाना चाहिए। थोड़ा सा टाइम लगाएं, 2 घंटा 2 घंटे, इंपॉर्टेंट एक एक सवाल देखने बस। आखिरी बात हम करने लगे बिफोर एग्जाम की, उसके बाद एग्जाम डे पे चले जाएंगे। पूरा पेपर एक सिटिंग में सॉल्व करें। क्या करना है? हर मंडे को बैठ जाना है। आज का मंडे तो आपने जाया कर दिया, कोई बात नहीं, खैर है। अभी बाकी मंडे तो है ना हमारे पास कुछ और। हर मंडे को बैठ जाना है 9 बजे से लेकर 12:15 बजे तक, 3 घंटे 15 मिनट के लिए। और आई कैप का एक कंप्लीट पेपर जो है ना, वो सॉल्व करना बैठ के। 5 पेपर कोई भी ले लें, कोई भी ले लें, जो आपका दिल करे वो, या पर्चियां डाल लें, जो पर्ची निकला है वो पेपर पकड़ के बैठ जाएं। हाँ जी, कह रहे हैं जी कि जो नए टॉपिक हैं वो 8 नंबर तक आएंगे, आई कैप ने ये कहा है। तो बिल्कुल ऐसे ही क्या है, तो उस पर 8 नंबर का सवाल आ जाएगा, तो कोई बात नहीं, ठीक 8 का ही आ जाए। लेवल 2 है, वैसे 20 नंबर तक है, लेकिन फर्स्ट टाइम जो वो 8 मार्क्स तक होगा। तो ठीक है, इट्स ओके, कोई मसला नहीं है। नया ऐड हुआ है, सही कहा आपने, प्यार तो करना है ना। 8 नंबर का भी हो तो छोड़ना तो नहीं हमने। IFRS 15 ही है जी एक टॉपिक जो नया आया है, बाकी सारे टॉपिक पुराने हैं। ये IFRS 15 की ही बात हो रही है। ठीक है, अच्छा जी। तो ये हमने काम करना है कि हमने एक पेपर देना है बैठ के। जो हमारा
मंडे होंगे उनमें ये काम करना है, और एक मंडे को हमारा मॉक भी हो जाएगा। तो मेरा ख्याल है टोटल देखें 4 मंडे बनेंगे, 3 बनेंगे, जितने भी बनते हैं। एक मंडे में मॉक पेपर दे दिया। अच्छा जी, FR1 जो है वो डिस्कशन कब फेसबुक पर अपलोड हो जाएगी, या आप एसवेल उधर गुलबर्ग में ना कॉल करके उनसे पूछ लें, वो बता देंगे कब तक कर देते हैं। ठीक है, जल्दी हो जाना चाहिए वैसे तो। अच्छा जी, ये एक्सरसाइज करने का फायदा क्या होएगा? एक तो मॉक दिया, और उसके बाद जो है वो आपके पास 2 मंडे और बच गए। 3 दफा पेपर दें, चौथी टर्म में जाके बैठे, कैसे नहीं बंदा पास होगा? पेपर देते देते हैं ना बच्चे, तो कंप्लेन करते हैं कि सर क्या हो गया, ये हो गया, वो हो गया, पेपर 3 घंटे में पूरा नहीं हुआ। जब 3 दफा पेपर देंगे तो 3 घंटे में पूरा करना आ जाएगा। टाइम मैनेजमेंट ठीक नहीं हो सकी, सवाल को टाइम ज्यादा लगा दिया, कम लगा दिया, वो ठीक हो जाएगी। कंफ्यूजन हो गई, चीजें आती थी मगर गड़बड़ हो गई। इकट्ठे जब टॉपिक सोचे, अलग अलग टॉपिक किए, तैयार किए, बड़े अच्छे थे, टेस्ट भी दिए, लेकिन जब इकट्ठे सोचे तो सारा कुछ गिडमिड हो गया, मिक्स हो गया सारा कुछ। तो जब 3 दफा ये काम करेंगे तो वो मिक्स इकट्ठा आपको सोचना भी आ जाएगा। फिर होता है कि पेपर में कुछ चीजें आपने रहती थी की नहीं, कोई आती थी चीजें, एरर हो गए, मिस्टेक्स हो गई, उनका पता लग जाएगा। फिर फाइनल पेपर में वो नहीं करेंगे, कहते नहीं एक दफा बंदा जहां से ठोकर खाए दोबारा नहीं ठोकर खाता। बंदे को पता होता है ये स्पीड ब्रेकर से मैं गिरा था, रात को 2 भी बजे और लाइटें बंद हो तो बंदा वहां ब्रेक लगा लेते, कहते स्पीड ब्रेकर आना है, तो बंदा भूलता नहीं है। तो ये काम जब करेंगे तो इसका बहुत फायदा होगा। तो वो जो चीजें पेपर में बैठ के प्रॉब्लम करती हैं, उनका एक ही सोल्यूशन है कि हम उसकी एक प्रैक्टिस कर लें, पहले 3 दफा पेपर में बैठ लें, हमें पता लग जाए कि अच्छा ये चीजें कैसे मैनेज करनी है, वरना उसका कोई और तरीका नहीं है। और बेटर प्रेजेंटेशन, पेपर में प्रेजेंटेशन बड़ी गंदी हुई, वर्किंग इधर उधर फैल गई सारी, सही नहीं कर सका, सोल्यूशन पहले करना था, वर्किंग पहले हो गई, सोल्यूशन बाद में कर दिया, ऐसे हो गया वैसे हो गया। तो ये सारा जो है ये फिर आपको जब पता लग जाएगा 2-3 दफा करके, तो ये चीजें जो है ये मैनेज हो जाएंगी। तो ये जनाब सारा कुछ था बिफोर एग्जाम में। उसके बाद हम मूव करने लगे जी एग्जाम डे पे क्या करना है, पेपर कैसे हमने सॉल्व करना है। उसके लिए जो है वो मैंने 5 पॉइंट बनाए हैं। प्रिकॉशंस हैं कुछ, पेपर को रीड करना है, फिर रीजनेबल टाइम एलोकेट करना है, क्वेश्चन को मोस्ट इजिएस्ट क्वेश्चन पहले कर लें, और रिव्यू करें पेपर को बिफोर हैंडिंग इट ओवर टू द इन्विजिलेटर, इन्विजिलेटर को देने से पहले। लो जी, पेपर का दिन आ गया, हमने एग्जाम डे से पहले वाला काम जो सोचा जैसे सोचा प्लस माइनस के साथ हमने कर लिया। ओके, आगे बढ़ते हैं। आपने देखना है पेपर का टाइम क्या है। पहुंचा मैं पेपर का टाइम देने, पेपर देने 2 बजे, और पता लगा पेपर तो सुबह हो गया। ये मजाक की बात नहीं, ये बच्चों के साथ ऐसा होता है, तो बता रहा हूँ। डेट, पेपर देने गए, आज जो है वो पेपर देना है टैक्स का, पहुंचे वहां पे पता लगा टैक्स का पेपर तो कल हो गया था। पता नहीं किस तरह से हिसाब रखा कि दिन ही आगे पीछे हो गए। घर वालों को बता छोड़े, सामने लिख के लगा दें कि मेरा ये फलां पेपर होना है। वेन्यू, आज सुबह बात हो रही थी, मैंने बताया कि वेन्यू, बंदा जो है वो बच्चों से पूछता है, दोस्तों से, अच्छा सेंटर बन गया, इतने बन गया, उत्थे बन गया, ठीक है, बंदा पहुंच गया पेपर देने, और बाद में वहां पे जब 8:45 अंदर जाने लगे तो पता लगा मेरा ये सेंटर ही नहीं है। और लिटरली ऐसा होता है। और सुबह एक बच्चे ने कहा, उसने कहा मेरे साथ ये हुआ है, उसने कहा मैं कहीं और चला गया था, और फिर मुझे 15 मिनट पहले पता लगा, फिर दौड़ लगाई वहां से। तो आप सोचें कि अगर हम पेपर में इस तरह करेंगे तो फिर तो जाहिर है प्रॉब्लम हो जाएगी ना। फिर हम रश करेंगे, दूसरी जगह पहुंचेंगे, सांस जो है वो हमारा उखड़ जाएगा, फिर वहां पेपर देने बैठेंगे, सांसें बहाल होंगी, फिर पेपर करेंगे, तो किस लिए एक फटीक मुफ्त की। तो इसलिए ये केयरफुली देखना है पहले एक रात कि पेपर जो है मेरा कब है, किस डेट को है, कितने बजे है, कल यही डेट है, यही दिन है। और 30 मिनट पहले जो है ना वो पहुंचे पेपर से, एडमिट कार्ड लेके जाएं, एडमिट कार्ड लेके जाएं। और बच्चे बताते हैं कि उत्थे पहुंच के पता लगा एडमिट कार्ड ही कहाँ रह गए। 2 कैलकुलेटर लेके जाएं, एक कैलकुलेटर टेबल पे रखना है, एक पॉकेट में रखना है। जो टेबल पे कैलकुलेटर है, शायद खुदा ना खास्ता टेबल गिरे ठा और कैलकुलेटर भी गिर जाए और वो काम ना करे, तो ये मेरी जेब में कैलकुलेटर है, फिर मैं वो यूज कर लूं। और अगर मैंने दोनों ही टेबल पे रख दिए तो फिर दोनों ही लगे जाएंगे, तो फिर मैं क्या करूंगा। तो इसलिए एक टेबल को जो है वो जेब में रखना है, एक को टेबल पे रखना है। ब्लैक कलर आपने यूज करना है, बॉल पॉइंट हो, इंक पेन हो, वट एवर यू यूज, एनीथिंग यू हैव टू राइट विद ब्लैक कलर। अपना नाम,
रोल नंबर स्पेसिफिक प्लेस पे लिखें, कहीं और ना लिखें, खाम खा इशू बन जाता है। कहीं पे कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क ना लगाएं। पेपर आप कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर लिखें, सवाल हल करें, कहीं पे कोई ऐसा नाम कोट कर देना, कोई ऐसा बात लिख देना जिससे कि महसूस हो कि शायद आपने कुछ आइडेंटिफिकेशन मार्क लगा दिया है, प्रॉब्लम हो जाती है। आप ना भी मानेंगे, केस बन जाता है, और ये बाद में बनते होते हैं, पता लगता है अच्छा जी ये हो गया, रिजल्ट ही कैंसिल हो गया। तो इसलिए ना केयरफुल रहें ऐसी चीजें। ये था बिफोर पेपर प्रीकॉशंस। अब जनाब हम पेपर पे पहुंच गए, बैठ गए, हम बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, अल्लाह का नाम लेंगे। 15 मिनट है हमारे पास, रीडिंग टाइम है। उसमें दो काम करेंगे, मार्क्स की एलोकेशन देखेंगे कितनी है, और देखेंगे रिक्वायरमेंट्स क्या है, क्वेश्चन को प्रायोरिटाइज कर लेंगे। क्वेश्चन पढ़ने का फायदा होगा, क्वेश्चन पेपर पे लिखना अलाउड नहीं है जनाब। पूछ रहे हैं कि पियानो जेल4 जेल को यूज कर सकते हैं, कोई ऐसा मना नहीं किया हुआ है कि आपने कि फलां पेन यूज नहीं कर सकते। ब्लैक कलर का कहा हुआ है तो आप यूज कर लें, कोई मसला नहीं है, कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ इतना कहा हुआ ब्लैक इंक यूज करनी है आपने, तो आप ब्लैक इंक से करें, वो जो भी चाहे, जेल पेन भी यूज करें, पॉइंटर यूज करें, बच्चे लेके जाते हैं यूज करते हैं, कोई इशू नहीं है। अच्छा जी, एक बात बता दूं यहाँ पे इंपॉर्टेंट, कि आपने हर क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन, बल्कि ईच पार्ट, हर पार्ट नए पेज से करना है। कहते हम यही थे कि जो है वो नया क्वेश्चन नए पेज से करें, लेकिन बच्चे पूछते थे, मैंने कहा कि आपको मेल करें, तो 2-3 बच्चे ने कि आपको मेल की, उनको जवाब आया कि हर पार्ट नए पेज से करना है, लेकिन एमसीक्यूज एक ही पेज पे करेंगे आप। वो 12 एमसीक्यूज तो 12 पेजेस पे करने की जरूरत नहीं है, वो एक ही पेज पे करने हैं, बाकी हर पार्ट आप नए पेज से करेंगे। ठीक है, याद रखिएगा ये बात। ले जी, क्वेश्चन पेपर पर लिखना अलाउड नहीं है, सिर्फ आप अपना नाम लिखें बस, और कुछ नहीं। कोई इंटरलाइन कर लें चीजें तो खैर है, क्वेश्चन पेपर पे अपना नाम लिख लेना, नाम और रोल नंबर, तो बस ठीक है, लेकिन वैसे पेपर पे लिखना अलाउड नहीं है। 1 मार्क 1 2 3 भी नहीं। तो यार ये इतनी छोटी छोटी बातें हैं, खैर है। आगे चलते हैं, प्रायोरिटाइज द क्वेश्चन टू सॉल्व, और फिर जैसे ही टाइम हो आप पेपर शुरू करते हैं। अब मैंने पूछना आपसे ये था कि वो जो 15 मिनट है हमारे पास, 2-3 मिनट लग गए, हमने कहा अच्छा ये टॉपिक है, ये उनकी रिक्वायरमेंट है, क्या हम एक क्वेश्चन पढ़ना शुरू कर दें जो पहले करना है, फायदा होगा। अकाउंटिंग में, एज फार एज अकाउंटिंग इज कंसर्न, तो देयर इज नो बेनिफिट ऑफ रीडिंग एनी क्वेश्चन, कि हम सवाल पढ़ना शुरू कर दें, उसका हमें कोई फायदा हो, फायदा नहीं होता, क्योंकि अकाउंटिंग में जो भी सवाल हो उसको पढ़ते जाते हैं और करते जाते हैं। ये नहीं होता सवाल पढ़ के एक दफा पूरा फिर दोबारा शुरू हो जाएगा, अच्छा मैं इसको सॉल्व करूं। तो जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन आती है उसको करना होता है, इतना टाइम ही नहीं होता कि हम 2-2 बार सवाल को पढ़ें। तो फिर क्या करना चाहिए, ये मेरा जाती ख्याल है कि क्या करना चाहिए, हमें चाहिए कि हम एमसीक्यूज जो है ना वो फाइनल कर लें। किताब हमारे पास है, उसको भी हम ओपन करके देख सकते हैं, कोई मना नहीं है, तो हम एमसीक्यूज कर लें। एमसीक्यूज पे जो है वो हल्के हल्के हम टिक लगा लें, ऐसे करके डॉट लगा लें, ठीक है, पेंसिल से। और जैसे ही पेपर शुरू हो तो वो जो एमसीक्यूज 10-12 नंबर के हैं वो हम 2 नहीं तो 3 मिनट में लिख के तो 12 नंबर सिक्योर कर लें अपने। तो मेरा ख्याल है ये एक अच्छी प्रैक्टिस जो है ना वो हो सकती है कि अगर हम एमसीक्यूज उस टाइम में कर लें और फिर बाद में अपना आराम से पेपर करते रहें। नहीं जनाब, अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। अब आ गया जी एलोकेट रीजनेबल टाइम टू ईच क्वेश्चन। आपने मार्क्स देखने हैं और मार्क्स के अकॉर्डिंगली आपने प्लान करना है। 1.8 से मल्टीप्लाई करके 20 नंबर का सवाल है, उसको 1.8 से मल्टीप्लाई किया, इट बिकम्स 36। ये याद रखिएगा, ये 36 कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप 36 मिनट हो तो ठक से सवाल खत्म करें और अगला शुरू कर दें, नहीं। ये एक गाइडेंस है आपके पास, एक गाइडलाइन है कि आप जो है वो इतने में क्वेश्चन कर लें, कोशिश करनी चाहिए। और शुरू में भी आपको का टारगेट रख के करें, लेकिन आपके जो है वो 2-4 मिनट ऊपर लग जाए, 5 मिनट ऊपर लग जाए, खैर है, 45 मिनट लग जाए, ओके फाइन, नो इशू। लेकिन अगर वो सवाल जो है वो 1 घंटे में चला जाए तो फिर नुकसान दे। आप 36 मिनट में वो सवाल छोड़ दें, बाद में वापस आए तो जो चीजें की गई हैं वो याद करने में टाइम लगेगा। तो बेहतर होता है कि एक सवाल को मुकम्मल कर लें, जरा जल्दी जल्दी कर लें। 36 के 30 मिनट भी लग सकते हैं। ये भी नहीं होता कि मैं सवाल कर रहा हूँ 28 मिनट में खत्म हो गया, मैं कहूँ 8 मिनट रहते हैं तो मैं अब इसको मजीद देखूँ, सवाल में आता नहीं मुझे तो जितना टाइम लगे उसके बाद छोड़ देना चाहिए। तो ये हार्ड एंड फास्ट नहीं है, किसी सवाल में टाइम थोड़ा ज्यादा लग जाता है, किसी में जो है वो टाइम कम लग जाता है। अगर कोई आपसे थ्योरेटिकल सवाल पूछे, जैसे IAS 1037 में अक्सर थ्योरेटिकल चीजें पूछता है, यू हैव टू राइट डाउन द पॉइंट्स, तो उसको बुलेट पॉइंट्स में लिखा करें इंस्टेड ऑफ पैराग्राफ। मेरा ख्याल है पैराग्राफ लिखे ना
तो उसमें हम जो है ना वो कोई इतना अच्छा जो है ना वो काम कर नहीं पाते। पैराग्राफ लिखते हैं 8 लाइनों का, उसमें कोई फुल स्टॉप नहीं, कोई कॉमा नहीं, कुछ नहीं, और लिखते चले जाते हैं और हमें पता ही नहीं होता हम लिख क्या रहे हैं। तो बुलेट पॉइंट्स का ये फायदा होता है कि हमें पता होता है हमने 3 बातें लिखनी है, 2-2 लाइनों में 3 बातें लिखी, 6 लाइनों में लिख के पूरे नंबर आ गए। ठीक है, पैराग्राफ को अवॉइड करें। हर्ज कोई नहीं है, लेकिन ये बुलेट पॉइंट्स में लिखना ज्यादा अच्छा है, नंबर ज्यादा स्कोर कर सकते हैं, नजर आता है कि अच्छा ये बात कही, ये बात कही, ये बात कही। नेसेसरी वर्किंग शो करें, अननेसेसरी जो है ना वो कुछ चीजें होती हैं ब्रैकेट में प्लस माइनस हो सकती है, जैसे कंसोलिडेशन, सारी चीजें जो है वर्किंग में करने के बजाय कुछ होती हैं फेस के ऊपर प्लस माइनस करें और कर लें, तो टाइम बचाना चाहिए। वर्किंग जो होती है उनको क्रॉस रेफर लाजमी करना चाहिए। किसी क्वेश्चन पे आप स्टक हो जाएं, उसको छोड़ दें, दफा करें। मैं कहता होता हूँ किसी सवाल को अपनी अना का मसला नहीं बनाना चाहिए कि ये टॉपिक तो मैंने बहुत अच्छा किया है, ये सवाल बच के जाएगा कहाँ, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, आज होता क्यों नहीं है मैं देखूंगा, मैंने टैली करके ही छोड़ना है। कंसोलिडेशन पे मैंने इतनी मेहनत की, बैलेंस शीट टैली ना हो ये कैसे हो सकता है, दोबारा उसको चेक करना शुरू कर दें। तो जब हमने किसी क्वेश्चन को दोबारा देखना शुरू किया तो बस वहां से काम खत्म हो गया। फिर वो दोबारा क्वेश्चन देखना जो है वो हमें दोबारा अटेम्प्ट देने में ले जाता है, इतना बड़ा नुकसान हो जाता है। तो एक सवाल को एक दफा करें और बस अल्लाह के हवाले करें। गलतियां मलतियां होती रहती हैं, हमने कौन सा कोई 100/100 नंबर लेने हैं, और लेंगे इंशाल्लाह, वो भी गोल्ड मेडल भी लेंगे, सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट भी लेंगे, इनकार नहीं है, लेकिन किसी क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट नहीं करना। ठीक है, बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है इसका। सही है, लोगों के तजर्बे जो है ना वो बताते हैं कि ऐसे लोग जो कि सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट के बारे में ख्याल था जिनका कि वो ले लेंगे, तो वो पेपर फेल कर गए। क्यों कर गए? कि जी वो सवाल मैंने किया वो ठीक ना हुआ, तो मैंने उस सवाल को दोबारा किया, मैंने सवाल को दोबारा किया, और फिर मेरे एंड पे सवाल 2 रह गए। गलती क्या थी? छोटी सी एक गलती थी, मैंने कहा ये सवाल जो है ये गलती कर दी, तो ये, और पता है कि एक गलती कर दें आगे कैरी फॉरवर्ड उसके नंबर नहीं कटते, पूरे नंबर मिलते हैं, पता भी था, फिर भी इन्होंने कहा गलती हो गई है, क्यों है, मैं लीज का सवाल है इतना मैंने प्यारा किया, और पता भी लग गया, और उसको दोबारा कर दिया। अब जाहिर है दोबारा करने में 20-25 मिनट और लग गए, और उधर से सवाल रह गए, पेपर फेल हो गया। तो क्या फायदा हुआ? तो एक सवाल को एक दफा करें, ये पॉइंट मैंने बाद में ऐड किया, सिर्फ उस एक बच्चे को देखते हुए, उस एक बच्चे को कई बच्चे करते हैं दोबारा शुरू कर देते हैं, कभी ना करें, गलती हो जाए उसी के ऊपर काट के ठीक कर दें। दोबारा करने का इतना टाइम कहाँ है हमारे पास? जब हम पेपर में इस तरह की बातें करते हैं ना, तो फिर होता है कि पेपर में टाइम थोड़ा रह गया। अगर पेपर में कोई सवाल रह भी जाए तो खैर है, आप 80-85 नंबर का पेपर कर लेना अच्छा, तो पेपर पास हो जाता होता है। ये देखा गया है कि 80-85 तक अच्छा पेपर कर रहे हैं आप, 75, 80-85 तक, और रह भी जाए कोई, तो तब भी जो है वो अच्छा पेपर करने से पेपर माशाल्लाह पास हो जाया करता है। उसके बाद जी क्वेश्चन कौन सा पहले करें? जो मुझे आसान लगता है वो मैं पहले कर दूं, और नया क्वेश्चन नया पेज, बल्कि इसको आप करें नया पार्ट, न्यू पेज। ठीक है, नया पार्ट नए पेज से करना चाहिए। ठीक है, पेपर मुझे आसान लगे, खुश होने की जरूरत नहीं है, और पेपर मुझे मुश्किल लगे तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है। पहली बात यह है कि आप पेपर आसान है या मुश्किल है ये तो कभी पता लग ही नहीं सकता, जब तक सवाल नहीं करेंगे पता नहीं लगेगा। तो इसलिए पेपर देख के ये आइडिया लगाना कि ये पेपर आसान है, नहीं, करेंगे तो पता लगेगा। पेपर देख के कहना ये बहुत मुश्किल है, ये तो मेरे से हो नहीं सकता, तो आपकी परेशानी जो सवाल होने थे वो भी गलत कर देगी उन सवालों को भी। तो इसलिए पेपर में जो है ना प्रेशर जरूर होता है, पेपर का कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन इतना प्रेशर न ले कि पता नहीं क्या हो जाएगा, बस अल्लाह का नाम ले बैठ जाए और पेपर सॉल्व करते चले जाएं। आखिरी पॉइंट था कि पेपर जो है वो इन्विजिलेटर को देने से पहले उसको रिव्यू कर लें। क्या रिव्यू करें? कम से कम 15 मिनट पहले, यहां आखिरी सवाल शुरू करने से पहले आखिरी मिनटों में नहीं ये काम हो सकेगा। आपने देखना है, क्या देखना है कि मैंने हर सवाल का नंबर लिख दिया और वही लिख दिया जो क्वेश्चन पेपर में था। पता लगा मैंने सवाल नंबर 2 लिख दिया, वो था 3, अगर मैं उसको 3 नहीं करता तो मेरा सवाल उड़ गया, कोई नंबर नहीं मिलेगा। मैंने क्वेश्चन का नंबर ही नहीं लिखा, सवाल कर दिया, पेपर में मैंने टिक किया हुआ, सवाल हो गया, उधर नंबर ही नहीं मिल रहा, तो देखें कहां पे उसको नंबर लगाएं। मैंने क्वेश्चन का नंबर नहीं लगाया तब भी वो जाया हो गया।
तो सारा कुछ किया कराया जाया नहीं करना, एक दफा चेक करना है कि मैंने क्वेश्चन के नंबर ठीक लगा दिए हैं। आखिरी 15 मिनट में, 15 मिनट नहीं लगाने, इसको 2 मिनट ही लगाने हैं, लेकिन 15 मिनट पहले, आधा घंटा पहले, या जब आखिरी सवाल करने लगे उस वक्त जो है ये काम जरूर कर लेना है। आपने वर्किंग्स की होती हैं, एग्जामिनर कमेंट करता है वर्किंग्स इधर उधर पड़ी होती हैं, कोई रेफरेंस नहीं लगाया, इट मींस के माइंड करता है कि आप क्यों नहीं नंबर उसका नंबर लगाते, तो उसको जो है वर्किंग्स को रेफरेंस लगाएं 1 2 3, जहां पे कहीं नंबर नहीं लगे उसके नंबर लगा के जहां पे उस वर्किंग को यूज किया वो बताएं कि इस वर्किंग को यहां पे हमने यूज किया। कोई सवाल आपका? हाँ जी, कोई क्वेश्चन आपका? एनी पॉइंट, एनी क्वेश्चन? अच्छा जी, कह रहे हैं कि हमारे सर ने जो है वो क्या किया है, उन्होंने एथिक्स वाला चैप्टर नहीं करवाया, तो क्या वो ऑडिट वाला ही है या उसकी तैयारी कैसे करें? आपने जो ऑडिट में चीजें पढ़ रखी हैं वो काम आएंगी। वैसे आपके टीचर को पूछना चाहिए कि उन्होंने क्यों नहीं कराया, कोई बात नहीं, खैर है। आप जो है वो उसको एक दफा करें जरूर, 2 से 3 घंटे में आपका टॉपिक तैयार हो जाएगा, छोड़ना नहीं है। आप पढ़ें फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या हैं, उसके बाद जो है थ्रेड्स क्या हैं, और फिर क्वेश्चन करें, 4-5 सवाल भी कर लेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा अच्छा क्या है। डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से है, ऑडिट में ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं और अकाउंटिंग में अकाउंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं। जब आप सवाल करेंगे आपको आइडिया हो जाएगा, बिल्कुल फर्क है। ठीक है, अप्रोच का फर्क है ना, ऑडिटर ने ऑडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को देखना है, अकाउंटेंट ने अपना अकाउंटिंग करते हुए चीजों को देखना है, तो इसलिए उसको एक दफा जरूर करना चाहिए। कह रहे हैं कि एक दफा सवाल शुरू करने से पहले पूरा तो पढ़ना चाहिए ना? जी बिल्कुल, देखना पड़ेगा ना, फाइनल अकाउंट का सवाल है तो उसकी एडजस्टमेंट पहले देखनी होगी। ठीक है, और एडजस्टमेंट सारी पढ़ देने का फायदा नहीं है, एडजस्टमेंट देखें क्या है सरसरी सा, और उसके बाद उसको शुरू कर दें। ठीक है, मेरा मतलब ये है कि पूरा सवाल पढ़ना अच्छी तरह से, वो कभी भी नहीं होता। आप एक यू कैन हैव अ लुक, ऑब्वियसली ये तो नहीं करेंगे सवाल है तो उसको बगैर देखे शुरू करते हैं, देखेंगे सवाल कितनी लेंथ है, कितने का पॉइंट है उसमें, और फिर उसके बाद जो है वो फिर आगे जो है वो आप उसको करेंगे। हाँ जी बिल्कुल, मैंने इसीलिए कहा ना कि आप उसको जो है वो एक दफा देख लेंगे। जैसे आपने डेप्रिसिएशन लगानी हो फाइनल अकाउंट में, कभी भी नहीं लगाते, सबसे एंड पे लगाते हैं, क्योंकि कोई और एडजस्टमेंट आ सकती है। किसी का नाम कोट नहीं करें, ठीक है, किसी का नाम कोट करने की जरूरत नहीं, मैंने आपको बताया ना, आप खुद से कर सकते हैं एथिक्स वाला चैप्टर, आप फंडामेंटल प्रिंसिपल पढ़ें, थ्रेड्स पढ़ें, आपको चीजें वही नजर आएंगी। जब उसके क्वेश्चन करेंगे तो अप्रोच का फर्क है वो पता लग जाएगा, मुश्किल तो नहीं है, तो कर लीजिए। ठीक है, सही हो गया जी। लो जनाब, और कोई बात? लो जी, हमारा 1 घंटे का टाइम था, 11:40 पे हमने शुरू किया था, 12:40 पे हम एंड करेंगे, 2 मिनट है हमारे पास। तेरे ही बाल बिखर जाते हैं दीवारों पर, तेरी ही शक्ल किताबों में नजर आती है, कंपेटिटर साहब जो है वो अपने दिल का हाल लिख रहे हैं, तो कोई बात नहीं होता ऐसे। अकाउंटिंग से प्यार किया करें, ठीक है, अकाउंटिंग से प्यार किया करें, सही है। अकाउंटिंग से प्यार किया करें और जो है वो पढ़ें, गौर फिक्र से पढ़ें। ठीक है, मेरे पास भी 2-3 शेर, अब आपने छेड़ ही दिया तो मैं भी आपको शेर सुना देता हूँ। वो ये है कि शाही कभी परवाज से थक कर नहीं गिरता, पुरदम है अगर तू तो नहीं खतराए अफ्ताब। और फिर इसके बाद एक और शेर है छोटा सा, कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि तुम्हारी कामयाबी शोर मचा दे। यानी पढ़ते हुए रोला पाने की जरूरत नहीं है, अपना पढ़ते जाएं, काम करते जाएं, रिजल्ट आए तो वाह वाह हो जाए, बल्ले बल्ले हो जाए। और फिर जो है वो एक बात और है कि वक्त को जाया नहीं करते, वक्त ऐसी जमीन है जिस पर बगैर मेहनत के कुछ पैदा नहीं होता, अगर वक्त पर मेहनत की जाए तो फल जो है वो जरूर मिलता है। और आखिरी शेर आपको सुना दूंगा एक और, वो ये है कि ख्वाहिश से नहीं गिरते फल झोली में, वक्त की शाख को मेरे दोस्त हिलाना होगा,
कुछ नहीं होगा, अंधेरों को बुरा कहने से अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। हम आई कैप को बुरा भला कहते रहें, उससे कोई फायदा नहीं होगा। अगर हम मेहनत करेंगे, पढ़ेंगे, तो इंशाल्लाह जो है वो अल्लाह के फजल से पास हो जाएंगे। अच्छा जनाब, आखिरी बात जो है वो करते हैं। आखिरी बात ये है कि आपको गुड लक कहना है, बेस्ट विशेस कहनी है, लेकिन आपको ये बता दूं कि आप जो है वो हिम्मत नहीं हारिएगा। आपने माशाल्लाह पढ़ा अल्लाह के फजल से, बंदा जो है वो 100% कवरेज कर ले, सारा कुछ कर ले, पॉसिबल नहीं है। लिमिटेशंस हैं, कुछ ना कुछ रह ही जाता है। एक टॉपिक पकड़े तो दूसरा रह जाता है, दूसरा पकड़े तो तीसरे में कुछ पॉइंट रह जाते हैं। अगर एट द एंड ऑफ डे आप ये सोचें कि मुझे नहीं आता, वो मैंने आपको पहले बता दिया, पेपर वाली रात सोचेंगे। पहले भी आपने पेपर दिए होंगे, आप तो एक्सपीरियंस लोग हैं, तो लगता है कुछ भी नहीं आता, सारा कुछ ही भूल भुला गया। लेकिन ऐसा नहीं है। आप अपने पॉइंट्स को रिवाइज करें, सुकून से सोएं, सुबह उठें, जाके पेपर में बैठें, अल्लाह खैर करे तो कुछ ना कुछ जो है वो आता ही होगा, बल्कि बहुत कुछ आता होगा, और पेपर भी पास हो जाता है। आप मुझे बताएं, पहले भी ऐसे नहीं हुआ कि आप पेपर में सोचा कि अच्छा मैं दवा, पेपर के ना दवा, डबल माइंडेड हो जाते हैं कि पेपर दो के ना दो। फिर किसी ने हिम्मत बनाई कि यार जा पेपर दे दे, तो चला गया, पेपर दे दिया, उसके बाद भी डर रहा था कि पता नहीं क्या बने, पेपर तो लगता नहीं कि पास होना है, लेकिन पास हो गया। तो पेपर तो जनाब पास हो जाया करता है। तो आपने मेहनत की है, और ये याद रखें कि अपनी मेहनत पे कभी जो है वो बंदे को जो है वो मान नहीं करना चाहिए कि मैंने पढ़ लिया तो मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। हो सकता है मैं तीर मारने लगूं, वो तीर गलत निशाने पे जा लगे। मेहनत करके अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह, मैंने अपनी इस्तात के मुताबिक, अपनी हिम्मत के मुताबिक जो कोशिश कर सकता था कि ये अल्लाह तो इसमें बरकत डाल और पेपर पास हो जाए। अल्लाह अपनी रहमत से वो पेपर पास कर दे। तो अपने पे जो है ना मान नहीं रखना चाहिए, अल्लाह से दुआ करनी चाहिए, लेकिन बगैर कुछ किए अल्लाह से कहें तो बंदे को थोड़ा सा तो ख्याल करना चाहिए कि थोड़ी हिम्मत तो दिखाए ना बंदा, थोड़ी हिम्मत दिखाए, उसके बाद जो है वो दुआ मांगे तो अच्छा भी लगता है, लेकिन हिम्मत जरूर करे। ठीक है, तो टाइम को जाया नहीं कीजिएगा। बिलीव मी, आपके पास बहुत टाइम है, 4 हफ्ते बहुत हैं, थोड़े नहीं है। आपके पास कोई क्लास नहीं होनी है, टाइम ही टाइम होना है। आप जो है वो चैप्टर्स के ऑर्डर रिवीजन के लिए, हाय अल्लाह, मैंने यही तो इतनी देर बताया कि मैं एक ऑर्डर बता दूं तो फायदा नहीं होगा। अपना ऑर्डर खुद बनाएं। ठीक है, अपना ऑर्डर खुद बनाएं। मैंने बताया जो टॉपिक लगता है कि डेफिशिएंट है उसको पहले करें, और साथ साथ जो है वो इजी टॉपिक भी करें, दोनों को चलाएं, मुश्किल और आसान टॉपिक जो है वो इकट्ठे चलाएं। ठीक है, तो आप ये लेक्चर दोबारा ले लीजिएगा, अटेंड कर लीजिएगा। ठीक है, रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी, उसको देख लीजिएगा, उसमें बता दिया। ले जनाब, आप सबको अल्लाह की अमान में देता हूँ, अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ। कोशिश कीजिएगा, मेहनत कीजिएगा, हिम्मत ना हारिएगा। जितना काम हो सके, जितना काम हो सके अपनी तौफीक के मुताबिक जरूर करें। अगर ये सोचेंगे मैं सारा कुछ करूं तो फिर तो शायद 3 अटेम्प्ट में भी सारा कुछ ना हो पाए। जितना हो सके पहली अटेम्प्ट में पेपर दें, पेपर पास हो तो मजा आ जाए। और ये याद रखें, आप पेपर पास करेंगे, आपको बहुत खुशी होगी, कॉन्फिडेंस आएगा, घर वाले खुश होंगे, लेकिन सबसे ज्यादा खुशी उस्ताद को होती है। मुझे भी किसी ने कहा कि जी अब आप तो फारिग होंगे, आपको तो कोई काम ही नहीं होगा। मेरा काम तो अब शुरू होना है। आपने पेपरों की तैयारी करनी है, मैंने इंशाल्लाह आपके लिए दुआएं करनी है कि अल्लाह ताला आपकी मेहनत को जो है वो 4 चांद लगाए, आपकी मेहनत रंग लाए, और इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से आप पास हो, और जरूर पास होंगे। कॉन्फिडेंट रहें, इंशाल्लाह होंगे पास अल्लाह के फजल से। अप्रोच पॉजिटिव होनी चाहिए। तो अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। आई वॉन्ट टू से बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। ठीक है जी, बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीवन। अल्लाह बहुत अच्छा पेपर हो आपका अल्लाह के फजल से, और आप अल्लाह के फजल से कामयाब हो, सुरखुरू हो। और इतनी मेहनत आपने की, जाहिर है आप क्लासेस भी पढ़ते रहे, टाइम तो लगाते रहे ना, तो अल्लाह ताला इसमें बरकत डाले और आपको कामयाब करे। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हाँ, और मेरा ख्याल है कि जो इस सेशन का ऑब्जेक्टिव था वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अल्लाह के फजल से यकीनन अचीव किया है, जिसके लिए हम यहाँ बैठे थे। तो उम्मीद है कि वो यकीनन फायदा हुआ होगा अल्लाह के फजल से। ठीक है जी, फी अमानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।